जय हिंद। संतोष स्टडी सर्कल के इस यूट्यूब मंच पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि आप जानते हैं कि हिस्ट्री में हड़प्पा सिविलाइजेशन अभी चल रही है। इसी सिलसिला में हड़प्पा सिविलाइजेशन का ये अंतिम वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग नगर की व्यवस्था, सामाजिक, आर्थिक, अब व्यापारिक जीवन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किला के बारे में। किला या फोर्ट, इसे सिटाडेल भी कहते हैं। तो यहाँ का किला कैसा था? तो किला दो भागों में बटा हुआ था। एक ऊपरी नगर को दुर्ग कहते थे और एक निचला नगर जिसको लोअर टाउन कहा जाता था। अब है क्या, जैसे अगर इस तरह का एरिया है ऐसे, तो ये वाला एरिया जो नीचे है, ये नीचे वाला भाग जो है, इस भाग में निचला स्तर, निचला नगर था, और ऊपर वाला जो इलाका है ये वाला, ये है ऊपरी नगर। दोनों में क्या डिफरेंसेस है? तो नीचे वाला में सिटीजन रहते थे, नागरिक रहते थे, वहां के लोग रहते थे, और प्रशासन जो चलाई जाती थी ऊपर, राजा रानी जो भी लोग थे वो जो प्रशासन देखा क्या करते थे वो ऊपर में रहते थे। और रीजन ये है कि जब बाढ़ वगैरह आती थी तो इन्हीं लोग को समस्या होती थी, ये हमेशा सुरक्षित रहते थे। तो इन्हें निचला नगर एवं ऊपर वाला नगर, तो ऊपर और नीचे ये दो, इसका नगर दो भागों में बटा हुआ था। दुर्ग जो है एक सिटाडेल और लोअर टाउन के रूप में। अब दुर्ग की संरचना कैसी हुआ करती थी, कैसा बनाया जाता था? तो दुर्ग में, उस महल सिटाडेल में कहा जाए विशाल स्नानागार, मतलब आजकल के जो लोग हैं, आज से पहले कीजिए कि जो बड़े बड़े लोग हैं वो क्या करते हैं, घरों में स्विमिंग पूल बनाते हैं ना ये नहाने के लिए, तो वही है उन लोग विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथ बनाए हुए थे अपने घरों में। और इसकी जानकारी हमें मिलती है मोहनजोदड़ो से, जो कि मोहनजोदारो में यहीं से प्राप्त हुआ है ग्रेट बाथ का साक्ष्य। यहाँ पे ग्रेनरी, अन्नागार भी मिला है और कई प्रशासनिक भवन भी मिले हैं जहाँ से प्रशासन चलाई जा रही हो। ये दुर्ग की विशेषता है। यहाँ पे जो ये दुर्ग बने होते थे, किला बने होते थे, वो ऊंचे और सुरक्षित होता था और ईंट का बना होता था। क्या चीज का? ईंट का। हालांकि पत्थर भी जहां तहां यूज होते थे। इससे हमें ये पता चलता है, इन सब चीजों को पढ़ने के बाद हमें ये पता चलता है कि ये कैसी व्यवस्था थी, केंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी। तब पूछता है सवाल, हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी? तो केंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट है कि दुर्ग कहां नहीं था, किला कहां नहीं था। तो आमरी, कोडदिजी और चनहुतड़ो, ये तीनों के तीनों सिंधु नदी घाटे, सिंधु नदी के किनारे है। आम का कुच्चा, आ से आमरी, मा से मोहनजोदड़ो, अक्का से कोडदिजी, अच्छा से चनहुतड़ो। इस मोहनजोदारो में तो मिला है, लेकिन आमरी, कोडदिजी और चनहुतड़ो में यहाँ पे दुर्ग नहीं मिले हैं। सबसे ज्यादा सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए, सबसे सुरक्षित शहर था धौलावीरा। इसका सुरक्षा त्रिस्तरीय सुरक्षा था, मतलब तीन तरफ से इसकी सुरक्षा थी। तो सबसे ज्यादा सुरक्षित शहर कौन माना गया? धौलावीरा। क्या माना गया? धौलावीरा। धौलावीरा है गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। इसका त्रिस्तरीय सुरक्षा था। एक और चीज समझेंगे कि सड़क हमेशा समकोण पर कटती थी। इस तरह से सड़कें कटा किया करता था, इस तरह से ये जो हमेशा समकोण रहता था। और इस तरह भी घर बना हुआ है, ये घर बना हुआ है, तो घर का जो दरवाजा खुलता था पीछे की ओर, मेन सड़क की ओर ना खुल करके पीछे की ओर खुलता था, और सड़क समकोण हुआ करते थे। दूसरी चीज याद रखना है इसमें कि इसी सड़क के दोनों किनारे नली हुआ करता था, और जो सड़क है वो कच्चा सड़क था, ईंट से बना हुआ कच्चा सड़क हुआ करता था। और सड़क के दोनों तरफ नालियां हुआ करती थी, और नाली जो था उसे पत्थर से भी ढका गया था। तो एक बहुत ही आज का जो नगर में व्यवस्थाएं हैं उस तरह की व्यवस्था यहाँ पे थी। सड़क समकोण था, सड़क कच्चा था,
एक सवाल बार बार इस तरह से पूछेगा कि सब जगह पे तो आयताकार ईंट मिले हैं, लेकिन कौन सा ऐसा जगह है जहां से वक्राकार ईंट मिला है? तो चनहुदड़ो। क्या हो जाएगा? चनहुदड़ो। चनहुदड़ो से ही वक्राकार ईंट मिला है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा चनहुदड़ो। क्या हो जाएगा? चनहुदड़ो। आ गया, यही हमने पढ़ा। नेक्स्ट है नाली की व्यवस्था। हमने नाली बताया था कि सड़क के दोनों तरफ था, सड़क के दोनों तरफ था। कहां कहां नली पाई गई, तो कहां पाया गया उसको छोड़ दीजिए, कहां नहीं पाया गया उसको याद रखिए। याद रखिएगा, आपको पसंद आ गई काली कोट वाली। कौन आ गई? काली कोट वाली। अरे कौन आई भाई? काली कोट वाली। काली से हो गया काली बंगा, कोट से कोट दीजिए, और वाली से वनवाली, वाली से वनवाली। तो यहाँ पे नाली नहीं थे, यहाँ पे नाली नहीं थे। काली कोट वाली, क्या याद रखें? काली कोट वाली, काली से हो जाएगा काली बंगा, कोट से कोट दीजिए, और वनवाली, वाली से वनवाली। तो यहाँ पे नाली नहीं थे। कालीबंगा बनवाली में नाली नहीं था। एक चीज हमने बताया कि पक्की हुई ईंट का जो सड़क बने थे, पक्की हुई ईंट का बना हुआ था, सड़क के दोनों किनारे नाली व्यवस्था थी, ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही अच्छा था यहाँ का। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। एक और है, परिपक्व हड़प्पा काल में पूर्ण विकसित हुआ। क्या चीज का? नाली का। नाली का विकास कब हुआ? मतलब हड़प्पा कालीन जब स्टार्ट हुआ तो उस समय नहीं, जब हड़प्पा परिपक्व हुआ। परिपक्व मतलब एक ऐसा कहा जाए, आज कंट्री को बांट सकते हैं, एक डेवलपिंग कंट्री, एक डेवलप्ड कंट्री। तो जब डेवलप्ड बन रहा था तो उस समय ये परिपक्व नाली की व्यवस्था आई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है कुबड़ वाला साढ़। कुबड़ वाला साढ़ और एक होता है यूनिकॉर्न, मतलब एक सिंघी वाला बैल। ये हड़प्पा सभ्यता के पूजनीय पशु के रूप में माने जाते हैं। ये हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख पशु हैं। अधिकतर मुहर और व्यापारिक जगहों पर इसका यूज किया जाता था। अगर हम यहाँ पे सामाजिक जीवन के बारे में बात करें, तो समाज आज की बात करें तो समाज पितृसत्रात्मक है। पितृसत्रात्मक के मतलब पिता ही प्रधान है, घर के प्रधान। कोई भी काम करना रहता है तो किससे परमिशन लेते हैं? पिताजी से, ठीक है। लेकिन उस समय का जो समाज था वो मातृसत्रात्मक था, मतलब माता का सारे चीजों में माता का ही चलता था। माँ जो कह दी वो होगा तो होगा। मतलब वहां पे औरतों का कैसा स्थिति था? बहुत बेहतर था। क्योंकि यहीं से एक प्राप्त हुआ है अन्य देवी, अन्य देवी का मूर्ति भी प्राप्त हुआ है, जिससे ये पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। वस्त्र कैसा था? वस्त्र सूती और ऊनी था, और ऊनी और सूती वस्त्र का साक्ष्य कहां से मिला? मोहनजोदारो से मिला था। लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। अब सवाल उठता है, सर मरता था, लोग डाई कर जाते थे, डेथ कर जाते थे, तो उन्हें किस तरह से दफन किया जाता था? तो एक तो दाह संस्कार, पूर्णता समाधान, अंतः समाधान और दाह संस्कार, ये तीनों चीजें होती थी। जमीन में भी दफनाए जाते थे और उसे जलाया भी जाता था, और अंतः समाधान भी किया जाता था। अब सवाल उठता है कि बताइए कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए क्या करते थे? तो मनोरंजन के लिए जानवरों को लड़ाते थे। आजकल जैसे लोग ताश खेलते रहते हैं, उसी तरह से ताश खेलते थे। नृत्य और संगीत, ये चीजें जो है, कभी अच्छा अवसर पे, बच्चे के जन्म, शादी, इन सब चीजों के अवसर पे नृत्य और संगीत भी वहां पे किया जाता था। कई बार ऐसा होता था कि चलो मन नहीं लग रहा है, एंटरटेनमेंट के लिए हम लोग शिकार भी कर लें, इससे पेट भी भरेगा, और दूसरी चीज है खाना की पूर्ति भी हो गया, और दूसरी चीज है कि हमारा एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। जानवरों को भी लड़ाया करते थे। तो इस तरह का यहाँ पे सामाजिक जीवन था, इस तरह का यहाँ पे सामाजिक जीवन था। अगर हम बात करें यहाँ पे मोहर की, जो यहाँ पे सील्स हुआ करते थे, मोहर हुआ करते थे, वो मोहर
पे कौन कौन से जानवरों का मोहर पर चित्र रहा था, कौन कौन सा भूल जाइए, वो याद रखिए कि कौन सा मोहर पर कौन कौन से जानवरों का मोहर पर उसका फोटो नहीं था। तो घोड़ा, ऊंट और शेर, घोड़ा, ऊंट और शेर, ये तीन ऐसे जानवर हैं जो हड़प्पा कालीन से प्राप्त हुआ मोहर, वहां पे इन तीनों जानवरों का जो साक्ष्य मोहरों पर नहीं प्राप्त होता है, नहीं मिलता है। और ये मोहर जो है वो सेल खड़ी का बना होता था। क्या चीज का बना होता था? सेल खड़ी का बना होता था। मोहर सेल खड़ी का बना होता था। मोहर क्या चीज का बना होता था? सेल खड़ी का बना होता था। और एक मोहर प्राप्त हुआ है बेलनाकार, बेलनाकार मोहर जो प्राप्त हुआ है, ये बेलनाकार मोहर जो प्राप्त हुआ है मेसोपोटामिया से। कहां से? मेसोपोटामिया से। मेसोपोटामिया में भी बेलनाकार मोहर था। अब भारत के सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो और लोथल में भी बेलनाकार ही जो सील है, मोहर है, प्राप्त हुए हैं। तो इससे ये पता चलता है कि मोहनजोदड़ो और लोथल ये दोनों जगह से और एक मेसोपोटामिया सभ्यता, ये तीनों जगह से एक ही प्रकार का मोहर है। इसके मतलब कहीं ना कहीं मोहनजोदड़ो का लोग मेसोपोटामिया जाया करते थे और मेसोपोटामिया के लोग लोथल, ये सिंधु सभ्यता में भारत और पाकिस्तान उस समय था, उस यहाँ पे आया क्या करते थे। आयताकार और वर्गाकार जनरली मोहर हुआ करते थे, लेकिन जो बेलनाकार है, बेलनाकार मोहर मोहनजोदड़ो लोथल से प्राप्त हुआ है, वही मोहर मेसोपोटामिया से भी प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा जो मोहर प्राप्त हुआ है मेसोपोटामिया के दो जगह, ऊर और नीरपुर, ऊर और नीरपुर, याद रहे क्या बोले? ऊर और नीरपुर से बेलनाकार मोहर मिला है। ऐसा बेलनाकार मोहर मिला है। और ये जो बेलनाकार मोहर मिला है ऊर और नीरपुर कहाँ है? मेसोपोटामिया सभ्यता में। कहाँ है? मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया सभ्यता में ये प्राप्त हुए हैं। तो ये सील का मतलब मोहरों का ये इतिहास रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी क्वेश्चन में आ जा रहा हूं बार बार। ये नेक्स्ट स्लाइड है, कौन कौन से ऐसे धातु थे, वो धातुएं कहां से प्राप्त की जाती थी, मतलब इंपोर्ट कहां से करते थे सिंधु सभ्यता के लोग, कहां से लाते थे? जैसे तांबा है, ये तांबा जो है, ये तांबा राजस्थान के खेतरी से, राजस्थान के खेतरी से और बलूचिस्तान से, दो जगह से भारत में या भारत के अन्य जगहों पर इसको इंपोर्ट किया जाता था तांबा को। कहां? राजस्थान और बलूचिस्तान। इसका प्रयोग क्या करेगा जी? औजार, हथियार, मूर्ति बनाने में, यही ना होगा। ब्रॉन्ज जो है, जो कांसा है, कांसा तांबा और टीन को मिलाने से बनता है कांसा। तांबा और टीन को मिलाने से क्या बनता है? कांसा। और ये राजस्थान से कांसा को इंपोर्ट किया जाता था। कहां से? राजस्थान से तांबा को इंपोर्ट किया जाता था। कहां से? राजस्थान से। सोना कोलोर है, ये कहा जाए कर्नाटक, भारत का एक राज्य कर्नाटक, उसी कर्नाटक राज्य से हमें सोना प्राप्त होता था, ये इंपोर्ट किया करते थे। इसका मुख्य रूप से यूज होता था आभूषण बनाने में। आपने देखा होगा कि कई हड़प्पा सिविलाइजेशन है, वहां से कई जगहों से क्या प्राप्त हुआ है, कई ऐसे स्थान है वहां से हमें आभूषण प्राप्त हुए हैं, आभूषण प्राप्त हुए हैं। अब आता है चांदी। चांदी ईरान से आया करता था। भारत में जो चांदी है वो कहां से आता था? ईरान से आता था। कहां से आता था? ईरान से आता था। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग। एक नीलम है, नीलम है, नीलम पत्थर, जिसका आयात अफगानिस्तान से किया करते थे। बदखशां अफगानिस्तान से किया करते थे इसका इंपोर्ट। सेल खड़ी, ये सेल खड़ी जो इसी सेल खड़ी से सील या मोहर बनाए जाते थे, सील या मोहर बनाए जाते थे। क्या जैसे सेल खड़ी से, और सेल खड़ी अफगानिस्तान और राजस्थान जो दो जगह से इंपोर्ट किया जाता था, प्राप्त किया जाता था। व्यापार यहाँ का कैसा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता अब मेसोपोटामिया सभ्यता, इन दोनों के बीच कनेक्शन है। ये कनेक्शन का पता चला मेलुहा से। कहां से पता चला? मेलुहा से। मेसोपोटामिया में ही एक जगह है मेलुहा, उसी से पता चला था।
यहाँ पे कपास, मोती, धातु, मोहर, इन सब चीजों के व्यापार किया जाता था। भारत में एक डॉकयार्ड है, बंदरगाह है लोथल में, इसी बंदरगाह से सबसे ज्यादा व्यापार किया जाता था मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता, इन सब जगहों से। माप तौल का देखा जाए तो माप तौल का 16 भाग इसका था। माप तौल को जैसा आज बोलते हैं 16 आना, 1 आना, 2 आना, 4 आना, तो 16 आना बराबर 1 रुपया। तो उसी तरह से माप तौल को 16 अंगों में बांटा गया था। हड़प्पा जो है, हड़प्पा को मोहर उर और निपुर, मतलब हड़प्पा का जो मोहर है, का मोहर, हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो मोहर है वो मेसोपोटामिया के कहां से बोले, उर और नीरपुर से प्राप्त हुआ। हड़प्पा सभ्यता का मोहर कहां से प्राप्त हुआ, मेसोपोटामिया को उर और नीरपुर से प्राप्त हुआ। व्यापार कैसे करते थे, जल और स्थल मार्ग दोनों के द्वारा व्यापार किया जाता था। जल और स्थल मार्ग दोनों के द्वारा किया जाता था, क्या चीज, व्यापार। अब आता है धार्मिक जीवन। क्या मंदिर था, धार्मिक जीवन की बात करें तो क्या हड़प्पा सिविलाइजेशन में मंदिर था, तो नहीं, मंदिर तो नहीं था। लोग प्रकृति की पूजा किया करते थे, लेकिन यहाँ पे मूर्ति पूजा थी। और यही कारण है कि उर्वरक की देवी, उसकी पूजा होता था। पशुपतिनाथ की पूजा होती थी, जिसको शिव बोलते हैं। नटराज की मूर्ति जो प्राप्त थी उनकी पूजा होती थी। और कुबड़ वाले सांड की पूजा होती थी। प्राकृतिक पूजन था, तो मूर्ति पूजा तो था। क्या लोग आत्मा भूत में, भूत प्रेत में विश्वास करते थे, तो हाँ, लोग आत्मा भूत प्रेत में विश्वास किया करते थे। तंत्र मंत्र जादू टोना था, तो तंत्र मंत्र जादू टोना उस समय भी था और आज भी ये अंधविश्वास है। इसके साथ साथ जल, अग्नि, स्वास्तिक, नाग, वृक्ष के भी यहाँ से साक्ष्य प्राप्त है, जो इसका पूजा भी किया जाता था। स्वास्तिक आज भी हम लोग यूज करते हैं। जल, अग्नि, वृक्ष और नाग, इसकी भी वह पूजा आज भी कर रहे हैं, पहले भी होता था। किस समय, धार्मिक जीवन में, वहां पे हड़प्पा कालीन में। अगर देखा जाए ये हड़प्पा सिविलाइजेशन का अब हम लोग बात करते हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन खत्म कैसे हुआ, मतलब हड़प्पा सिविलाइजेशन का डिस्ट्रॉय, विनाश कैसे हुआ, हड़प्पा सिविलाइजेशन कैसे खत्म हुआ इस धरती से। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग मान्यताएं हैं। अब वो उन्होंने किस आधार पे ये कहा है कि ये भी आधार हो सकता है हड़प्पा सिविलाइजेशन का डिस्ट्रॉयशन का, मतलब इसका खात्मा होने का। तो पहला सिद्धांत आता है बाहरी आक्रमण। लोगों ने दिया, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा कि कोई बाहर का लोग आया, हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोगों पर आक्रमण किया और हड़प्पा सिविलाइजेशन द एंड हो गया। तो कौन कौन लोगों ने कहा, तो एक कहे थे प्रतिपादन व्हीलर, तो एक ही व्यक्ति है व्हीलर। तो व्हीलर ने कहा था कि कहीं ना कहीं ये बाहर से कोई लोग आकर के हड़प्पा सिविलाइजेशन के ऊपर क्या किए, आक्रमण किया, हड़प्पा सिविलाइजेशन खत्म हो गया। और ऐसा क्यों कहें, क्योंकि मोहनजोदड़ो से कंकाल प्राप्त हुआ है और ऋग्वेद में दुर्ग विध्वंस का उल्लेख है। दुर्ग मतलब किला नष्ट हुआ है, उसका भी वहां पे आगे हम लोग पढ़ेंगे ऋग्वेदिक सभ्यता, तो उसमें दुर्ग विध्वंस की भी साक्ष्य मिलता है। और मोहनजोदारो से कंकाल मिला है। तो इस आधार पर व्हीलर ने कहा कि बाहरी आक्रमण का सिद्धांत ही करेक्ट है, इसी के कारण सिंधु सभ्यता के खात्मा हुआ या विनाश हुआ। लेकिन आधुनिक विद्वानों द्वारा यह अस्वीकृत कर दिया गया। अब कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं तो पूछेगा, बाहरी आक्रमण का सिद्धांत किसने दिया, व्हीलर ने। अब किसे इसे अमान्य ठहराया, तो यह डेल्स और अग्रवाल, डीपी अग्रवाल, ये दोनों ने इसे अस्वीकृत कर दिया कि डेल्स और डीपी अग्रवाल ने कहा कि बाहरी आक्रमण से ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता का अंत नहीं हुआ, ये कोई और कारण हो सकता है। बाढ़ से किसने बताया कि बाढ़ से सिंधु घाटी सभ्यता का नष्ट हुआ, तो बार बार बाढ़ आने से नगर नष्ट हुए, ये बहुत लोगों कहा। एक वत्स और मैके हैं, ये वत्स और मैके ने कहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हुआ है
बाढ़ के कारण। किसके कारण हुआ है? बाढ़ के कारण हुआ। मैके और वत्स ने कहा है कि बाढ़ के कारण हुआ। क्यों इन्होंने कहा? क्योंकि सूखा जलवायु परिवर्तन का सिद्धांत इन्होंने दिया। कहा कि वर्षा में कमी, कृषि पर प्रभाव और नदियों का सूखना, ये सब रीजन हो सकता है। और इसका समर्थक किया आज के लोग जो समर्थक में है, आज जो इसका जो समर्थन किया आज, वो डीपी अग्रवाल भी इन्होंने किया कि समर्थन किया, और लैम्बे या लैम्ब ने इसका समर्थन दिया। सॉरी, ये तो बाढ़ वाला हो गया दूगो। सूखा या जलवायु का दिया डीपी अग्रवाल और लैम्ब ने। डीपी अग्रवाल और लैम्ब ने। बाढ़ का सिद्धांत वत्स और मैके ने दिया। सूखा या जलवायु परिवर्तन का दिया किसने? डीपी अग्रवाल और लैम्ब ने दिया। नेक्स्ट स्लाइड में है, बहुत लोगों ने कहा या कुछ लोगों ने कहा जियोलॉजिकल थ्योरी के आधार पर भी कि भूकंप आया होगा, भूमि धंस गया होगा, कई नदियां का मार्ग परिवर्तन हो गया होगा। तो इसका आधार लिया कि भूकंप आने से हो सकता है, भूमि धंसने से हो सकता है, और नदी मार्ग पर घग्घर, हकरा, ये जो नदियां हैं वो ये अपना मार्ग परिवर्तन कर ली होगी, जिसके वजह से यहाँ पे ये सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हुआ। अब ये जो इसका समर्थन किया, ये थ्योरी दिए थे, वो स्टीन और राइक्स ने दिया था। स्टीन और राइक्स ने ये सिद्धांत दिए थे। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। पतन में अभी हमने देखा कि ये पतन का मुख्य क्या क्या कारण था। बाढ़ था, सुखाड़ था, जलवायु परिवर्तन, व्यापार पतन और नदी मार्ग में परिवर्तन। तो सिंगल थ्योरी कहीं नहीं आती है, सिंगल थ्योरी नहीं आती है, सिंगल थ्योरी नहीं आता है, मल्टीपल कॉजेज इसका है। और आज तक इसका जो करेक्ट है, जो कहा जाए कि वास्तविक रूप से किस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हुआ, वो आज तक नहीं पता चला। अब एग्जाम पॉइंट में थोड़ा सा देख लेते हैं। लोथल में डॉकयार्ड है, बंदरगाह है। कालीबंगा, अग्निवेदियां, और कहा जाए अग्निवेदी मतलब कालीबंगा से ही क्या मिला है, उसको क्या बोलते हैं, जो हम लोग अग्निकुंड, क्या बोलेंगे, अग्निकुंड। तो कालीबंगा से अग्निकुंड मिला है, अग्निकुंड मिला है कालीबंगा से। धौलावीरा जल प्रबंधन के लिए फेमस है और त्रिस्तरीय सुरक्षा है। मोहनजोदड़ो से ग्रेट बाथ मिला है। यूनिकॉर्न जो है एक सिंघी वाला जो बैल है, सबसे अधिक मुहर में मिले हैं। लिपि अपठित है और लिपि दाएं से बाएं लिखा जाता था। दाएं से बाएं मतलब इधर से इधर, अगर इधर से जैसे उर्दू लिखते हैं ना इस तरह से, तो दाएं से बाएं इस तरह का ये लिपि हुआ करते थे। तो यहाँ पर आज सिंधु घाटी सभ्यता चैप्टर अंत होता है और अगले क्लासेस में इससे रिलेटेड हम लोग 100 MCQs करने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।